दोस्तों सबसे पहले मैं जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर, नर्सेस, क्लीनर्स, फार्मर्स, पुलिसमैन और हमारे सी फेयरर्स जितने भी हैं उनको सबसे पहले मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि उन्हीं के चलते हम सेफ रह पा रहे हैं और उन्हीं के चलते हम बचे हुए हैं इस कोविड-19 में। हेलो गाइस, मैं हूं सिद्धांत, आप सभी का स्वागत है आपके सबसे भरोसेमंद चैनल मर्चेंट नेवी गुरुजी में। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का पूछना है दोस्तों कि एज ए डे कैडेट अगर मैं ज्वाइन करता हूं शिप पे तो कितनी जल्दी मैं कैप्टन बन सकता हूं, क्या गाइडलाइंस है मेरे लिए, क्या कैरियर फ्लो चार्ट है मेरे लिए ताकि मैं जल्द से जल्द कैप्टन बन सकूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं आपको, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। और दोस्तों मैं अपने आने वाले वीडियो में सेकंड इंजीनियर का इंटरव्यू लेने वाला हूं जिनको 45 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है शिपिंग लाइन में दोस्तों, तो वो वीडियो मिस मत करना दोस्तों। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक पे। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शिप का छोटा से छोटा डिसीजन, बड़ा से बड़ा डिसीजन एक ही बंदे के हाथ में होता है, वो कैप्टन के हाथ में। उसके हाथ में शिप का पूरा कंट्रोल होता है दोस्तों। इसी के चलते उन्हें शिप का कमांडर भी बोला जाता है या शिप का मास्टर भी बोला जाता है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों कि बहुत सारे लोग, जो भी लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं, वो शिप के कैप्टन बनना चाहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अब सबसे इजी स्टेप्स में। मैं बताता हूं आपको कि कैसे आप कैप्टन बन सकते हो मर्चेंट नेवी शिप्स पे। दोस्तों सबसे पहले मैं चलता हूं 12th स्टैंडर्ड पे। 12th स्टैंडर्ड में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें तो जो तीनों के मिला के एवरेज मार्क्स होने चाहिए वो 60% होने चाहिए कम से कम। और दोस्तों 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद आप IMCET की देने के लिए एलिजिबल हो पाते हो। दोस्तों IMCET एलिजिबल होने के बाद आपको वहां पे चूज करना होता है DNS या BSc नॉटिकल साइंस, जो कि दो सबसे इजी स्टेप्स वाले कोर्स है जिसके बाद आप कैप्टन बन सकते हो। तो दोस्तों अगर आप DNS करना चाहते हो तो आपके लिए IMCET मस्ट है, आपके लिए IMCET देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं BSc नॉटिकल करने वालों के लिए ऐसा है कि वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। अगर देते हैं तो उनके लिए अच्छा ही होगा दोस्तों। तो आगे बात आती है कि DNS जो IMCET का एग्जाम देने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट आता है, आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों। तो मेडिकल टेस्ट में आप पास कर जाते हो, मेडिकली फिट हो तो मेडिकल टेस्ट में पास कर जाओगे। इंटरव्यू होता है, छोटा सा इंटरव्यू होता है, उसमें आपको 12th स्टैंडर्ड के बारे में थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कि आप DNS की स्पॉन्सरशिप, जो लोग DNS कर रहे हैं उनके लिए स्पॉन्सरशिप मस्ट होता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट कंडीशन खराब है तो उन्हें जॉब मिलने ना मिलने की एक इनसिक्योरिटी फील होती है, तो इसीलिए उन्हें स्पॉन्सरशिप लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वहीं BSc नॉटिकल साइंस के करने वालों के लिए ऐसा कोई इनसिक्योरिटी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उन्हें जो जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं बात आती है दोस्तों जो DNS कर रहे हैं उनके लिए स्पॉन्सरशिप मस्ट है, तो स्पॉन्सरशिप वो कोर्स करने के पहले लेते हैं। अब बात आती है कि जैसे ही अब जो DNS कोर्स होता है वो 1 साल का होता है, वहीं BSc नॉटिकल साइंस कोर्स 3 साल का होता है दोस्तों। तो दोनों कोर्स में जो आप कंप्लीट करते हो, कोर्स कंप्लीशन के बाद आप एज ए डे कैडेट ज्वाइन करते हो शिप पे। तो डे कैडेट ज्वाइन करने के बाद जो लोगों ने BSc नॉटिकल साइंस किया है उन लोगों के लिए 12 महीने का जो सी एक्सपीरियंस गेन करना होता है, जो कि आप एक सेल में भी कंप्लीट कर सकते हो, या फिर जो वो डिपेंड करता है दोस्तों कि आपकी शिपिंग कंपनी कैसी है और आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा मिल रहा है आपको। वहीं जो DNS करने वाले हैं उन्हें 18 महीने का सी एक्सपीरियंस गेन करना होता है। उनके लिए कम से कम 2 सेल जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि मान लो कि अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 9 महीने का है तो 9 महीने का एक सेल करने के बाद आप 2 से 3 महीने आराम करते हो, तो ये हो गया टोटल 12 महीने, जो कि 1 साल हो गए। फिर आप सेल करने के लिए जाते हो तो वो 9 महीने आपको लेने होंगे। फिर आपको तो कम से कम 18 महीने का सी एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको 2 साल टाइम लगता है दोस्तों। तो इसके बाद आप सेकंड मेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो पाते हो। सेकंड मेट एग्जामिनेशन एलिजिबल होने के लिए आपको DGS में सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, जैसे साइन ऑफ, साइन ऑन करने के लिए ये सारी चीजें आपको जमा करनी होंगी। फिर जाके आपको सेकंड मेट एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी के लिए आपका एक सर्टिफिकेट आएगा, जिसके बाद आपको सेकंड मेट एग्जामिनेशन में बैठना है और उसे क्लियर करना है दोस्तों, जिसमें आपके रिटर्न, ओरल और इंटरव्यू होगा, जिसमें एग्जाम होगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम कि सेकंड मेट एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर लिया, तो सेकंड मेट एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको सेकंड मेट फॉरेन गोइंग COC मिलता है, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी बोलते हैं दोस्तों। सेकंड मेट का जो COC मिलने के बाद आप थर्ड ऑफिसर में प्रमोट हो जाते हो दोस्तों। थर्ड ऑफिसर में प्रमोट होने के बाद आपको एज ए थर्ड ऑफिसर 18 महीने का सी एक्सपीरियंस गेन करना होगा। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, आपको 2 सेल करने होंगे, कम से कम 2 सेल चाहिए आपको 18 महीने का सी एक्सपीरियंस गेन करने के लिए दोस्तों। तो उसके बाद आपका एग्जाम होता है और उसके बाद आप प्रमोट होते हैं सेकंड ऑफिसर में।
सेकंड ऑफिसर में प्रमोट होने के बाद दोस्तों आपको सी एक्सपीरियंस गेन करना होता है। सी एक्सपीरियंस गेन, कुछ महीने की सी एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपका जो फर्स्ट मेट का एग्जाम होता है, जिसे चीफ मेट का एग्जाम भी बोलते हैं, जिसे क्लियर करने जो प्रोसीजर है दोस्तों उसकी एलिजिबिलिटी के लिए कि आपको फिर से डीजीएस में सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं और सारे सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ते हैं, तब जाके आपकी एलिजिबिलिटी के लिए एक सर्टिफिकेट आता है। और उसके बाद दोस्तों आप ये फर्स्ट मेट का फॉरेन गोइंग सीओसी आपको मिल पाता है। सीओसी वही सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। तो जैसे ही आपका फर्स्ट मेट सीओसी आता है, आप चीफ मेट में जो चीफ ऑफिसर होता है, सॉरी चीफ ऑफिसर में प्रमोट हो जाते हो। और चीफ ऑफिसर एज ए चीफ ऑफिसर 18 महीने की सेल करने के बाद, मतलब चीफ ऑफिसर बनने के बाद आपको 18 महीने का सी एक्सपीरियंस गेन करना होता है, जिसके बाद आप मास्टर्स एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मास्टर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होने के बाद, जैसे मैं बताया, डीजीएस की प्रोसीजर है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, फिर आप मास्टर का एग्जामिनेशन दोगे और उसे क्लियर करने के बाद आप बन जाते हो कैप्टन दोस्तों। तो कैप्टन बनने के बाद आपकी सैलरी काफी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। और इस पे ये कंपनी टू कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। इन सब के अलावा अगर आप कैप्टन बनना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका हार्डवर्क, आपकी जो फोकस्ड रहना और आपके काम के प्रति डेडिकेशन, ये चीज जरूरी है दोस्तों कि आप कोई भी जो काम करोगे वो फुल्ली फोकस्ड होके और डेडिकेटेड होके करोगे, ताकि जो आपके चीफ ऑफिसर है उस टाइम पे जो सीट पे कैप्टन होंगे उनकी नजर में आप आ सको और आपको अच्छी रेटिंग मिल सके, जिसके कारण आपको आगे भी जाके आपका गुडविल बन जाता है दोस्तों। जीपी रेटिंग करने वाले भी निराश मत होइए, क्योंकि अगर आपको कैप्टन बनना है तो आप डेस्क साइड, जो नेविगेशन साइड होता है, उसे चूज करके कैप्टन बन सकते हो। लेकिन आपको 3 चीज के अलावा एक चीज और साथ में रखनी होगी, हार्डवर्क, फोकस, डेडिकेशन और आपका पेशेंस। आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कैप्टन बनने में दोस्तों। और मैंने कैसे आप जीपी रेटिंग से कैप्टन बनोगे इसकी एक वीडियो डाल रखी है दोस्तों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से चेक कर सकते हो दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आगे ही बात करेंगे मर्चेंट नेवी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए दोस्तों, जिसमें आप ऑल पे दबाइए दोस्तों, ताकि आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट भी दिख सके। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप मुझे मर्चेंट नेवी गुरु के नाम से फॉलो कर सकते हो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।